हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आप सभी सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी अपने हाथों को बार बार धो रहे होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। आप सभी को आपके पाठ समझ में आ गए होंगे। इसके पहले हमने अलादीन और जादुई चिराग की कहानी पढ़ी थी। उम्मीद है आप सभी को कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप जादू और जादूगर की दुनिया से परिचित हो गए होंगे। तो चलिए अब हम जादू की दुनिया से बाहर निकलते हैं और वर्तिका के पाठ 2 वर्ण विचार को पढ़ते हैं। तो पाठ 2 पढ़ने से पहले हम पाठ 1 की पुनरावृत्ति करते हैं, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? हम जिस माध्यम से अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं और व्याकरण के कारण ही भाषा सही और सुंदर रूप प्रदान करती है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आइए आज हम वर्तिका के पाठ 2 वर्ण विचार को पढ़ते हैं। भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा के कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उसे लिपि चिन्ह कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण भी कहते हैं। जैसे घर शब्द की रचना घ प्लस अ प्लस र प्लस अ ध्वनियों से हुई है। प्रत्येक ध्वनियों को लिखने के लिए संकेत बने हैं। इन्हीं संकेतों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। आपको पता है ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होते हैं। इसलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं और स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूस स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, उन्हें
दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लूस स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लूस स्वर कहते हैं, जैसे ओम। तो यह हो गई स्वरों की बात। आइए अब हम व्यंजन की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि अर्थात ह्रस्व अ छिपा रहता है। हिंदी भाषा में कुल 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं, क से लेकर के ह तक। अब व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा द्वित्व व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के 25 यानी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, तालु, जीभ, ओष्ठ और दंत के योग से होता है। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, स, श, स और ह। आप अपने मुंह के आगे हाथ रख करके बोलेंगे तो आपको मुख से गर्मी आती महसूस होगी। चलिए हम एक बार अपने मुंह के आगे हाथ रखते हैं और इन व्यंजन को बोलकर देखते हैं, स, श, स और ह। तो देखा, आपको एहसास हुआ। चलिए अब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। श, क और श के योग से बनता है। त्र, त और र के योग से बनता है। ज, ज्ञ, ज और इय के योग से बनता है। श्र, श और र के योग से बनता है। चलिए अब हम द्वित्व व्यंजन देखते हैं। द्वित्व व्यंजन जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे अम्मा, बच्चा, पक्का आदि। तो यह हो गई व्यंजनों की बात। अब हम अनुस्वार के बारे में जानते हैं। इसका उच्चारण करते समय नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम वायु निकलती है, जैसे अंक, अंश, पंच आदि। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे दांत, गांव, हंसना आदि। चलिए अब हम विसर्ग की बात करते हैं। विसर्ग स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। रेफ यह र का ही रूप होता है। रेफ जिस वर्ण पर लगता है उसके पहले इसका उच्चारण होता है, जैसे कर्ण, धर्म, मर्म आदि। हलंत स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं, जैसे क। क के नीचे अगर हलंत लगा दिया जाए तो उसके साथ ह्रस्व अ नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो व्यंजन ह्रस्व अ के बिना होता है वह आधा होता है, तो आधे व्यंजनों को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है।
हलंत स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर व्यंजन के साथ ह्रस्व अ छिपा होता है और जिस व्यंजन के साथ ह्रस्व अ नहीं होता है वह व्यंजन आधा होता है और उसे हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क, ख, ग, घ आदि। तो उम्मीद है आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। दूसरा प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। श क और श के योग से बना है, त्र त और र के योग से बना है, ज और य के योग से ज्ञ बनता है और श्र श और र के योग से बनता है। रेफ का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। तो देखिए, कर्म, धर्म, मर्म, दर्शन आदि। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स, श, स और ह यह हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। य, र, ल और व डैश व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। डैश का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। आंसर, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श के द्वारा स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। किस शब्द पर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगा है? हंस, हंस के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। बंदर, अनुस्वार लगा है क्योंकि इसका उच्चारण नाक से हो रहा है। हंसना, हंसना के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर अर्धचंद्र लगा है। आपको पता है जो शब्द अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं उनके ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द पर अनुस्वार का चिन्ह लगा है? चांद, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। हंस के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। अंक, अंक का उच्चारण हम नाक से कर रहे हैं, इसके ऊपर अनुस्वार लगा है। और प्रातः हमारा विसर्ग है। निम्नलिखित में हलंत का चिन्ह कौन सा है? पहला चिन्ह विसर्ग का है, दूसरा चिन्ह अनुस्वार का है और तीसरा चिन्ह हलंत का है और चौथा चिन्ह हमारा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु है। विसर्ग के उच्चारण में कौन सी ध्वनि निकलती है? अह की ध्वनि निकलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के योग से बने? श, क और श से बना है। त्र, त और र के योग से बना है। ज्ञ, ज और य के योग से बना है। श्र, श और र के योग से बना है। श्र। तो उम्मीद है आप सभी को सारे प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो अब आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए और हम इस विचार के साथ अपनी क्लास का समापन करते हैं कि उठो, जागो और लक्ष्य पर पहुंचने के पहले रुको मत। यानी आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले
आप रुके ना। तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।